हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला के आज इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये लेके आया इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर साहित्यिक हिंदी का। तो इसमें बता दूँ, इस बार से यूपी बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम होते थे, 2 एग्ज़ाम होते थे उसकी जगह 1 एग्ज़ाम होगा, 3 होते थे उसकी जगह भी 1 ही होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न को बदल दिया गया है। हाई स्कूल के जिस प्रकार के हाई स्कूल का होता है सिस्टम, वो वाला नहीं अपनाया गया है, क्योंकि हाई स्कूल में जो होता है उसमें आपको 30 नंबर इंटरनल मिलते हैं और 70 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इंटरनल में आप अच्छा कर लेते हो, नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 30 में से लगभग 30 मिले होंगे, आप लोग पीछे देखे आ रहे हो एग्ज़ाम पर। इसमें क्या है कि इसमें आपको 100 नंबर का 1 ही पेपर होगा। तो इस बार बता दूँ, आपको जानकारी नहीं होगी किस प्रकार से एग्ज़ाम में पेपर आएगा, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पेपर तैयार किया, मॉडल पेपर। ये इम्पोर्टेंट है भी, इसमें जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है समझिए उसी प्रकार से आपका पेपर में आएंगे। पूरा पेपर 100 नंबर का है, नंबर हम बताते आएंगे, डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। चलते जाना। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला प्रयागराज वाले। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो हिंदी होती है उससे सामान्य हिंदी बोला जाता है, यानी अंग्रेजी में बोला जाता है जनरल हिंदी। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं, जो कि सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, चित्रकला, संगीत इत्यादि इनमें विषय होते हैं, तो उसे बोला जाता है साहित्यिक हिंदी। पर उसमें साहित्य ऊपर शब्द लिखा नहीं होता। इस जगह पर साहित्य नहीं लिखा रहता, और जो जनरल हिंदी होती है उसमें इस जगह जनरल लिखा रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो जो एग्ज़ाम पेपर है हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। जो मॉडल पेपर है, मैंने आपके सामने पेश कर रहा है, मॉडल पेपर है। तो किस प्रकार ये पहली बार हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जो इंटरमीडिएट आप लोग पहले स्टूडेंट होंगे जो इस प्रकार का पेपर दोगे, तो इसमें देखिए 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट आपको मालूम है किस लिए रहेंगे? 15 मिनट रहेंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा ये, और इसका टोटल रहेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का। और इसमें देखिए लिखा हुआ है नोट, पढ़ के बता रहा हूँ, पहले से साफ करते हैं। हाँ, हो गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब सेकंड लिखा है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। कौन कौन से खंड हैं? खंड का और खंड खा। तो खंड का हमारा शुरू होता है यहाँ से। तो उसमें पहला प्रश्न आया है, तो देखिए प्रश्न नंबर जो है 1, उसका का भाग। तो इसमें याद रखना, आप लोग जो आंसर दोगे तो किस प्रकार से दोगे। जब डालोगे आप तो उसमें डालोगे, सबसे पहले कॉपी के ऊपर डालोगे खंड का, खंड का डाला है। अब क्या डालोगे? अब डालोगे प्रश्न नंबर कौन सा है, तो प्रश्न के यहाँ पे डालोगे आंसर 1 का। अब यहाँ पे डालोगे का। सही है, खंड का तो ये ऊपर डाल देना, कॉपी के सबसे ऊपर खंड का डाल देना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आंसर डालते हो तो वहाँ पे डालना आंसर नंबर पहले का। और इसका उत्तर कौन सा सही होगा, जो उत्तर सही होगा उसे हम यहाँ पे भर देंगे। सही है। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये 1 नंबर का होगा। जो जो ये टिक वाले क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर का आएगा। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, तब दिखाने के लिए उसमें छोटा किया था कि भारतीय युग की पत्रिका कौन सी है। इसमें से बताना है आपको कि कवि वचन सुधा है, सरस्वती है, मर्यादा या हंस है। ये भी 1 नंबर का है। जिसका सही उत्तर क्या है? जिसका सही उत्तर है कवि वचन सुधा है, भारतीय युग की कविता, भारतीय युग की पत्रिका है, पत्रिका, कविता नहीं, सॉरी। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन होगा, कायमा
प्रश्न नंबर पहले का गा। तो इसमें पूछा गया है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ का समय क्या हुआ है। ये भी 1 नंबर का है, आपको सही आंसर लिखना है। सेवा सदन के रचनाकार कौन थे, ये लिखना है। कौन थे? जयदेव कुमार थे, अज्ञे थे, प्रेमचंद थे, हरिकृष्ण प्रेमी थे। मैं बता दूं आपको 1-1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको एग्जाम से पहले बना के दे दिया जाएगा, सुन लेना। और सारे आपके 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और पेपर सॉल्व हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये 10 नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आएंगे गद्य और उसमें काव्यांजलि से। और जो बाकी के 10 जो पीछे आएंगे संस्कृत में, पीछे वो भी पीछे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये टिक वाले जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल अराउंड समझ लीजिए आप 15 नंबर के आ रहे हैं टिक वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये आया पहले में अणा वाला क्वेश्चन, याद रखना। वहाँ पे ABCD में डालना, जिस पर अणा लिखा है तो अणा ही डालना है आपको। अब देखिए आया कि हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। इंसाअल्लाह खां को, किशोरीलाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को, विष्णु प्रभाकर को। तो पता किसको दिया जाता है, इसमें जो सही उत्तर होगा उस पर आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। अब आता है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब देखिए ये आया दूसरा, वो पहले के हमारे अणा तक हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए 1-1 नंबर के। देखिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन था लिखा हुआ है। अब आया दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का आया। अब वो तो हमारे गद्य कर्मा से। अब ये हमारा काव्यांजलि से, यानी गद्य हमारी क्या किताबें होती हैं, गद्य होती है, काव्यांजलि होती है, संस्कृत दिवस होती है, उसके अलावा होता है खंडकाव्य होता है और नाटक होता है एक, सही है। टोटल 5 किताबें हो जाती हैं। तो ये पहली वाली किताब से आए 5 क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी वाली से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन और इसी प्रकार संस्कृत से आएंगे 5 क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? कीर्तिलता, बीसल, देवरासो, अल्लड़ खंड, पद्मावत। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पद्मावत है, वो आदिकाल का नहीं है। आदिकाल का मतलब होता है शुरू का। तो पद्मावत है इसका सही आंसर। ये पद्मावत जो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, याद रखना। अब देखिए दूसरे में खा क्वेश्चन, का के बाद है खा है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी से, प्रेमाश्रयी से या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसमें सही उत्तर भर देना। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं कि पेपर है किस प्रकार से आएगा, उसका एक आइडिया मिल जाएगा। सॉल्यूशन उसके हम बाद में देंगे आपको। और जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो काव्यांजलि से हों, संस्कृत से हों, वो सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो आपके सामने बना के आपके सामने बहुत जल्दी पेश करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा खा हो गया, दूसरे का गा ये हो गया। सिंगा वास्त्र रस के अमर कवि कौन थे? केशव दास थे, कविदास थे, सूरदास थे, कवि बिहारी थे। हमें आंसर लिखते जाना है जो सही उत्तर है उसका। और विशेष ध्यान रखना कि सही से डालो, क्या कि सही से ये डालना है कि आंसर किस प्रकार से आप इनपुट कर रहे हो, गलत ना डल जाए। तो इसमें कैसे डालोगे? इसमें डालोगे आप आंसर नंबर 2 और 2 का ये कौन सा है? गा, सही है। और कॉपी के सबसे ऊपर फ्रंट में खंड का डाला जाएगा तो खंड का डाल देना, खंड खा डाला जाएगा तो खंड खा डाल देना, ओके। अब आ रहा घा, दूसरे का घा का है, ये भी 1 नंबर का आएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विद्या कैसी है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, जो भी है उसको बता देना कौन सी है, उसका सही उत्तर लिख दिया जाएगा। ये तो केवल ये मात्र केवल एक आइडिया दिया जा रहा है, ये कोई इस प्रकार का प्रश्न बैंक नहीं है इससे आपके आएंगे, पर इससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाएँ। अब लिखा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन है आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। जो भी उत्तर है उसको लिखना है। तो देखिए जो हमारे प्रश्न नंबर दूसरा था उसमें आना था, यानी कुल 5 क्वेश्चन आए, 5 आए पहले पार्ट से, 5 आए पहले दूसरे पार्ट से, यानी टोटल हो गए 10। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ लीजिए कि इतना लिखना नहीं है आपको,
ज़्यादा टिक मारने हैं आपको। टिक का मतलब है कि आपको अपनी जो प्रश्न पत्र का जो प्रश्न के लिखने के लिए कॉपी मिलती है उसके एक पन्ने पर डाल देना, पहले वाला डाल देना कि प्रश्न जैसे आप लिख रहे हो खंड का डाल दिया, पहले वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट लिख देना, का खा गा अड़ा यहाँ तक है वहाँ डाल देना। ओके। अब देखिए आगे हमारा जो गंधास, अब गंधास कितने का आएगा? गंधास 10 नंबर का आएगा, इसे याद रखना। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। अब देखिए गंधास किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए गंधास को पढ़ते हैं हम पहले। गंधास अगर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि गंधास को अच्छे प्रकार से पढ़ो। अगर पहली बार में समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा। और बिल्कुल ना समझ में आ रहा हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ कि भाई ये क्वेश्चन को फिर बाद में बना बनू के जैसे लिख देना और उस समय छोड़ देना, उस समय वही क्वेश्चन कर लेना जो सबसे अच्छे प्रकार से आ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। अब देखिए आप समझ गए होंगे अगर आपने पिछले मेरे वीडियो देखे होंगे कि इसमें क्या शब्द आ रहा है। इसमें शब्द आ रहा है हमें इसे समझने के लिए कि हम कौन से हमारे पाठ का कौन लेखक है। तो देखिए राष्ट्र शब्द आ रहा है, और राष्ट्र से आप समझ लेना ये कौन से पाठ का, हमारा राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिए तो ये आंसर पहचानने का जो हमारा पैराग्राफ होता है, गंधास होता है, उसमें से कि कोई ना कोई उस पाठ से संबंधित हिंट उसमें होती है, बस उसे आपको पढ़ना और पढ़ के समझ लेना। जैसे इसमें हिंट कहाँ थी कि इसमें हिंट थी राष्ट्र छुपी थी। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय छुपी, ये द्वारा राष्ट्र आ गया, देखिए दो राष्ट्र आ रहा है, ये राष्ट्रीय आ रहा है, इस प्रकार से इसमें छिपा हुआ था हमारा। अब दूसरा आया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसकी हमें हिंदी लिखनी है। उसका तीसरा क्वेश्चन होगा प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, वो लिखना है हमें। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, वह लिखना है हमें। तो सारे उत्तर इसी में अगर हम करने को आए, देखिए अभी कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अगर पेपर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो पर बता दे रहा हूँ। चलो कि सबसे पहले है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है जो आदमी का जो नियम अनुसार अपना जीवन का पालन करते हैं, जैसे कि उनके जो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य हैं उनको निभाते हैं, और जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसे भली भांति करते हैं कि अपना कार्य दूसरे पर नहीं टालते हैं। मान लो एक सफाई कर्मचारियों से ये काम सौंपा गया है कि सफाई करनी है, एक पुलिस वाले को काम सौंपा गया है कि उसे सुरक्षा करनी है, सैनिक को सौंपा गया है कि उसे बॉर्डर पर चौकसी करनी है दिन रात। तो सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। और एक किसान क्या करता है, खेती करता है। तो सभी लोगों का एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपना अपना काम है, और सभी लोग इसमें जब काम करते हैं तो इस प्रकार से जब किसान अच्छे प्रकार से खेती करेगा, सैनिक अच्छे प्रकार से देश की हिफाजत करेगा, और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेगा, तो सभी लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और सभी लोग अपने अपने कार्यों को करेंगे, तो हमारा देश का एक सुखदायी जीवन का निर्माण होगा। तो इसकी लाइन का ये मतलब था कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है, यानी जो समन्वय से जीवन चलता है उसी के द्वारा राष्ट्र में खुशहाली और सभी लोग सुख से रह पाते हैं, इस प्रकार का समय आता है। अब अगला क्वेश्चन था कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। देखिए उसका उत्तर भी हम यहीं पर ढूंढेंगे, उत्तर इसी में छुपा रहता है। अब हमें शब्द देखना है जंगल, कि जंगल कौन सी जगह है। तो देखिए जंगल आया सबसे ऊपर,
तो जंगल में क्या क्या मिलता है? तो जंगल में जो मिलता है वो मिलती है अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति। यानी उत्तर हो गया कि जंगल में क्या क्या मिलता है? अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? देखिए इसे भी छांट, पहले वाले को बता रहा हूँ, बाकी की नहीं बताऊंगा किस प्रकार मिलता है। जल प्रवाह नदी के किस रूप में मिलता है? तो अब सबसे पहले हम क्या उसमें गंधास देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे जल प्रवाह किस जगह आ रहा है। जल प्रवाह देखिए आया यहाँ पर, जल आया ये, और ये आया प्रवाह। तो अब क्या जल प्रवाह किससे किससे मिलता है? तो जाहिर सी बात है इसमें समुद्र आ रहा है, तो जल प्रवाह होता है, इसका आंसर होगा जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो जल प्रवाह नदी के रूप में समुद्र से मिलता है। देखिए ये रहा सही है। बहुत इजी होता है, सब कुछ इसी में होता है। कहाँ है यार? अच्छा गलत बटन होगा। सब कुछ इसी में होता है, बस हमें छांटने की आवश्यकता होती है किस प्रकार से हम क्वेश्चन को छांट पा रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? तो इसका आंसर हम कैसे छांट पाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, उसमें राष्ट्रीय संस्कृति की विधियां कही है, तो विधियां कौन सी जगह है? तो फिर हम गंधास पे आते हैं। तो देखिए हमें यहाँ मिला विधियाँ, ये मिली अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय प्राप्त कर रही हैं। कैसे? और क्वेश्चन क्या था हम देखते हैं दोबारा कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। अब उसका उत्तर देखेंगे हम। तो राष्ट्रीय विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त कर रही हैं। देखिए ये रहा है, समन्वय प्राप्त कर रही हैं। यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो बारीकी से, फिर देखो जो क्वेश्चन का शब्द आ रहा है वो किस जगह जाके उसमें गंधास में है कि इस जगह है, इस जगह है, तो वहीं से उत्तर हमारा निकल आता है। वीडियो देख लेना, सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए जो दो गंधास आएंगे उनमें से एक करना है। देखिए सेकंड गंधास ये रहा, ये भी उसी प्रकार का होगा, इसमें अंडरलाइन होगा, उसको आपको रेखांकन दांश बोलते हैं, उसका व्याख्या करनी होगी, पाठ के लेखक का नाम बताना होगा और पाठ का नाम बताना होगा, और जो 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब हम जाते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वो आएंगे हमारे काव्यांजलि से। उसमें क्या होगा, उसमें पंदास लिखा होगा, उसके संदर्भ सहित व्याख्या नहीं, इसके संदर्भ से व्याख्या नहीं करनी है, वो तो संस्कृत में आएगा। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो ये गंदा इस प्रकार से आएगा, कुछ थोड़ा लाइन बता देता हूँ, 2 लाइन है। प्रेम मत झांके पग परत कहाँ ताके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है, कहे रत्ना का यो आवत चकात उधो मान सुध्यात को भावना भलाई है, धारत धरा पे उदार अति आदर्श हो। तो देखिए जो पाठों के नाम होते हैं वो इसी में छुपे रहते हैं। देखिए इसमें रत्ना का शब्द आया, उधो आया, तो समझ लीजिए कहाँ से लिया गया है। आंसर अगर आप पढ़ लोगे इसे ढंग से एक बार, जो लेखांश होता है पंदास बोलते हैं इसे या गंधास बोलते हैं, तो आपका उत्तर इसमें से निकल आता है। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वीडियो देख लेना आप पिछले इसमें प्ले लिस्ट में जाके। इसमें अभी 2 गंधास आएंगे। अब देखिए 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हो गए। या तो पहला वाला कर लीजिए, दूसरा वाला के अथवा में भी यही है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का हो गया हमारा, एक 10 नंबर का हो गया। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है ना हमारे। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए। कौन से क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा, थोड़ा ऊपर हम देख लें, 4 ख़त्म हो गए। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियाँ बताइए। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम में, समझ लिए, रखा है क्वेश्चन है ये, पेपर में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए टोटल आएंगे कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 में से आपको कोई एक करना है, सही है। तो ये किस प्रकार से साहित्य परिचय लिखा जाता है उसका मैंने वीडियो बनाया है, इसमें आप देख लेना जाके।
साहित्य परिचय कृतियाँ किस प्रकार से लिखी जाती हैं उसमें देख लेना आप पीछे जाके, साहित्य में स्थान कैसे लिखा जाता है। अगर आप केवल साहित्य परिचय देख के आओगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, और उसके साथ कृतियाँ भी बता दोगे तो 2 नंबर, तब आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 5 नंबर। सही है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल वाला है और हरिशंकर प्रसाद जी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खा में आएगा हमारी सेकंड किताब का आएगा काव्यांजलि का। तो काव्यांजलि में जो होता है उसे लेखक नहीं बोलते, कवि बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कवि का साहित्य परिचय दीजिए। तो कवि के साहित्य परिचय दोगे तो 3 मिलेंगे, उसकी किताबें बताओगे तो आप 2 नंबर मिल जाएंगे या 5 हो जाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वाला है, इन दोनों को देख लेना। और जयशंकर प्रसाद का आ गया तो समझ लो आपको लॉटरी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा सरल और ईजी है। किताबें भी इनने बहुत कम लिखी हैं, कमायनी आंसू वगैरह इनकी कुछ किताबें, कुछ नाटक हैं इनके, बहुत बढ़िया ढंग से हो जाता है। इसका मैंने जीवन परिचय बनाया, वीडियो में डाला हुआ, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। अब आया कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। दोनों कहानियों के वीडियो बने हुए ऑलरेडी देख लेना, एक बार सुनोगे सुनने में याद हो जाएगा। पंचलाइट कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का जो मेन कैरेक्टर गोधन, उसका चरित्र भी इंपॉर्टेंट है। या तो पंचलाइट कहानी का देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना होता है, 5 नंबर का होता है। कि जैसे इसमें तो आ गई कहानी आ गई, और दूसरे में आ गया कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आ जाता है। जैसे इसमें आया खून का रिश्ता था, कर्मनाशा के हार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ये 2 कहानियाँ, खून का रिश्ता है पहली वाली और दूसरी है कर्मनाशा हार। तो आपने दोनों कहानी अगर सुनी होंगी तो आपको मालूम होगा कि उसका मेन कैरेक्टर कौन है, मेन हीरो कौन है उसका कहानी का, तो आप उसे कर दोगे। तो इस 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप वीडियो देख लेना, हो जाएगा आपका आराम से, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वाले की, ये ऊपर ही काम हो जाएगा। इस जगह जिस जगह पंचलाइट कहानी है तो बहादुर कहानी लिखने को आएगी, यही वाला सरल पड़ेगा आपको, ऊपर वाला ही कर देना, ठीक है। तब भी नीचे वाले देखना। अब देखो, अब सबसे कठिन चीज़ आई खंड काव्य। अब यहाँ पे बता दो, खंड काव्य प्रत्येक जिले का अलग अलग होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या है 75 है टोटल जिलों की संख्या। तो हर जिले का अपना अलग अलग खंड काव्य होता है। कुल खंड काव्य जो होते हैं 7 से 8 या 9 खंड काव्य हैं। तो सारे खंड काव्यों को 75 जिलों में अलग अलग बांटा गया है। जैसे मान लीजिए उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, इनमें एक खंड काव्य चल रहा होगा। तो गोरखपुर ज़िले में उससे लगे हुए ज़िलों में अलग खंड काव्य होगा। तो आगरा ज़िले में अलग खंड काव्य होगा। तो आपको अपने ज़िले का खंड काव्य पता होना चाहिए। अगर नहीं खंड काव्य पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम डाल देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके क्षेत्र का खंड काव्य कौन सा है। और वैसे मैं खंड काव्य पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें 75 ज़िले रखे जाएंगे। 75 ज़िलों का ये बताया जाएगा कि प्रत्येक ज़िले का अपना अपना खंड काव्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो खंड काव्य से जो क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना होगा। जैसे देखिए, और जो शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, 80 शब्द का मतलब है कम से कम आप 1.5 पेज लिख देना, 1.5 पेज हर हाल में लिख देना। बड़ा बड़ा सुंदर लिखना, सजा कर, जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दें। 5 का तो 5 में से 5 ही नंबर दे पूरा। तो देखिए आया है जो खंड काव्य में पहला कहा आएगा कि रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए, अथवा रश्मि रति खंड काव्य में से किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये देखिए कितना आउट है, कोई सा एक सर्ग याद होगा आपको, हाल कर दोगे इसमें से। ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा कि चरित्र के विशेषता बतानी। इसमें तो सही है कि कहानी सी लिखनी है कि रश्मि रति खंड काव्य के किसी एक सर्ग की दे दी इनने, ठीक है। और देख जो अगला खंड काव्य है उसमें भी इस पर क्वेश्चन होगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के तीसरे सर्ग की कथा का सारांश लिखिए। इसमें तीसरा सर्ग बता दिया गया, तीसरा लिखना है। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। अब जो तीसरा खंड काव्य आ गया हमारा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चरित्र विशेषता को उल्लेख कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। चौथा आया त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र के चारित्र गुणों पर प्रकाश डालिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और वहाँ 5वां आया सत्यजीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तो सत्यजीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए।
हमारा छठवां है आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए, अथवा आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल दिया। कि केवल 6 खंड काव्य हैं, 6 खंड काव्य वो बटे हुए हैं कितने 75 जिलों में, तो हर जिले का अलग अलग खंड काव्य है। तो ये 6 खंड काव्य विभिन्न जिलों में बांटे हुए हैं। तो ये बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता ना हो आपने कि भाई महात्मा गांधी बहुत सरल होते हैं इनका लिख दो, जबकि हो सकता है आपका खंड का रश्मि रथ ही रहा हो, आलोक व्रत ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अवश्य जान लेना। और वीडियो में जो इस वीडियो को देखने का केवल ये डाल देना अपने ज़िले का नाम। जैसे आप मान लीजिए आप कहाँ के हो, बहराइच के हो तो बहराइच डाल देना, आप सहारनपुर के हो तो सहारनपुर डाल देना। मैं बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य है। अब देखिए अब आया खंड खा, वो था खंड खा। खंड का में हमारे क्या कहा था, गद्य था हमारा और काव्यांजलि थी, और शॉर्ट के 2-3 क्वेश्चन थे, और एक कवि का जीवन परिचय था, एक लेखक का जीवन परिचय था। अब हम आ जाते हैं खंड खा पर। देखिए खंड खा है इसमें संस्कृत का आएगा, संस्कृत एक अंदाज आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये टोटल आएगा 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ होगा, 5 का इसका व्याख्या होगा। तो देखिए संदर्भ आप पढ़ना, घबराना मत, एग्जाम में पढ़ोगे वैसे आपका आंसर पता चल जाता है। देखिए जैसे इसमें युवक मालवीय शब्द आया, समझ लिया किससे, मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से आया है। इस प्रकार से इसका तुरंत आंसर हमें पता चल जाता है। हम एक बार पढ़ें, और इसका संस्कृत का अनुवाद तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा इम्पोर्टेंट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा। ओके, ये हमारा आएगा टोटल 7 नंबर का। उसके बाद इसी का पार्ट है जी पहले वाले का, ये भी 2 आएंगे, 2 में से एक करना है आपको। जैसे लिखा है अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा न कुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्य शकुन स्वर्ण हंसम, ये 7 नंबर का है। और इसमें आएगा खंड खा में जो पहला वाला क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था हम देखें यहाँ पे, हाँ का था ये। अब ये आया खंड खा में, खा में क्या होगा, जो श्लोक होगा, श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। देखिए श्लोक लिखा हुआ है कि वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवांता वाता समुद्र वेगा पनष्कूला हंति सी का नवो जल विपरीत मांगा। इसका संदर्भ से व्याख्या करना है। ये टोटल 7 नंबर का आएगा, 2 का संदर्भ, 5 की व्याख्या। अब आएगा एंड में कि नहीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। एक जो आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, वो 2 नंबर का होगा। टोटल 4 आएंगे, 4 में से 2 करने हैं। ये बहुत ईजी होते हैं, मैं बता दूंगा आपको वीडियो बना के। सिंगारा शब्द कर्ण, उसकी परिभाषा लिखनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा। ये आएगा, अगर आप परिभाषा लिखते हो तो 1 नंबर की, उसका उदाहरण डालते हो तो 1 नंबर, यानी टोटल 2 हो जाएगा। उसी पर श्रेयस अलंकार अथवा दृष्टालंकार की परिभाषा लिखोगे। 2 अलंकार आपके लिए रखे गए हैं, 1 नंबर का अलंकार की परिभाषा और 1 नंबर की आपको उदाहरण उसका होगा। चौपाई छंद सवैया छंद की परिभाषा लिखनी है आपको। सॉरी, अलंकार 2 नहीं रखे हैं, अलंकार और भी हैं। इसमें 2 अलंकार आए इसलिए मैं बोला। चौपाई छंद अथवा सवैया छंद की परिभाषा लिखनी है। अगर परिभाषा लिखते हो 1 नंबर, उसका एग्जाम्पल लिखते हो साथ में तो 1 नंबर और, यानी टोटल 2 नंबर हो गए। उसके सबसे लास्ट में बता दूँ आपको, यह आएगा बेरोजगारी समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है, अथवा मेले के आंखों देखा वर्णन लिखना है। देखिए इस बार स्वास्थ्य संबंधी कोरोना पर निबंध आ सकता है, और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है देश में, महंगाई, ये 3 विषय ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। सबसे पहले महंगाई की समस्या, दूसरा है स्वास्थ्य यानी कोरोना को लेकर, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, जो कोरोना के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो गए। तो निबंध आएगा हमारा टोटल 9 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 12 कामा आएगा, इसकी संधि विच्छेद करना। पौधन अख लिखा है, इसकी पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा पहला ही वाला, ये पावक। ये भी आएंगे आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा, चौथा और ये 5, सही है। अब इसका का भाग था 10 का। अब ये खा भाग में भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे कि इसमें लिखा है कि किसी एक का विग्रह करके समाज का नाम बताएं। दशानन, 10 आनंद, जिसके दशानन अथवा बहुवीर्य समास, इसका किस प्रकार विग्रह होगा। देखिए दशानन लिखा है तो होगा 10 प्लस आनंद, और ये समास कौन सा होगा, बहुवीर्य।
अब देखिए तेरे काम में आया कि राजन शब्द का तृतीय बहुवचन रूप लिखना है। आपको उत्तर के इसमें सही उत्तर लिखना है। आपको अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत हो जाएगा ये। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तेरे का पहले का रागो होगा, राग्य होगा, या राज्ञा में रागा होगा। अब ये तेरे खा में आ गया, इसका लिखना है आपको इस धातु और धातु लोट लका मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप लिखना होगा। कौन सा सही होगा? तिष्ठु तिष्ठ, तिष्ठाम तिष्ठम। वीडियो बना देंगे आपके लिए, फिक्र मत करना, तुरंत हो जाएगा। बहुत सरल होता है ये। इसको लिखना है। अखरोट या धातु लकार पुरुष का वचन लिखना है। उसके बाद गा आता है। निम्न लिखने से किसी एक शब्द के धातु अथवा प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, जैसे गमनीय, पितवा, कर्तव्य, इनमें से किसी एक का ही करना, तीन में से एक का करना। सही है। उसका आता है सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। ये भी 1 नंबर का आएगा। प्रभुता या रूपवती या गुणवान, प्रत्यय लिखना है इसका। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है बाद में लगने वाला। जैसे ये लिखा है गुणवान, गुणवान, तो जो बान लिखा नहीं है ये, तो बान की जगह क्या हो जाएगा? आन। आन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा लिखा है? वती लिखा है, रूपवती, तो उसी प्रकार होता है इसमें। जैसे इसमें लगा हुआ है प्रभुता, इसमें ता प्रत्यय लिखा है, इसमें ती लिखा है, इसमें आन लिखा है। ठीक है। अब आएगा जो निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तो संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे लिखा हुआ है किसी एक का ही लिखना है, पुत्रेण सह। दूसरा लिखा है ग्राम अच्छत वृक्षा संति। तीसरा लिखा है कृष्णाय नमः। किसी एक का ही आपको क्या बताना है? विभक्ति अथवा संबंधित नियम बताना है। प्रश्न नंबर 14 जो आखिरी है, केवल 14 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या है कि जो 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सरल है। मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से अनुवाद किए जाते हैं। और जो पेपर में संस्कृत शब्द आते हैं उसी में से ज़्यादा अधिकतर ये अनुवाद करने के लिए शब्द आते हैं। तो हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना बहुत सरल है। अब मैं बता दूं यहाँ पे वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।